determination of relative atomic masses of isotopes by mass spectrometry that is most important from the point of view of long question as well as short question। इसमें short questions भी बनेंगे और long भी बनेगा। तो पहले हम देखते हैं mass spectrometer क्या है। आपसे short question पूछा जा सकता है बच्चे, mass spectrometer क्या है, define या what is mass spectrometer। So a mass spectrometer is an instrument which is used to measure exact masses of different isotopes of an element। ये क्या करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है किस चीज को बच्चे, एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। किसी भी आइसोटॉप का जो एटॉमिक मास है उसको मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर को। ठीक हो गया, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। एंड द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोमेट्री का हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, इन दिस टेक्निक अ सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड। पहला स्टेप क्या होता है, वोलेटिलाइज करना। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर मेरे पास बच्चे सॉलिड में दी गई है तो उसको हम वोलेटिलाइज करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एंड देन आयोनाइज्ड, और फिर उसको हम क्या करेंगे बच्चे, आयोनाइज कर देंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई भी एक्स एटम है, ये स्टेबल न्यूट्रल एटम है, हम इसके ऊपर यहाँ से कोई भी हाई एनर्जी पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो हम ये इसके बाहर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, पुश करेगा। जब जोर से उसके साथ टक्कर लगाएगा तो पीछे हमारे पास इसके क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे बच्चे, आयंस, जैसे कि ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। सो सेकंड स्टेप उन्होंने क्या कहा, एंड देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने ये दिखाया कि जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ बहुत जोर से कोलाइड करेगा तो वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को वहां से धक्का लगाएगा, पुश करेगा, इतनी जोर से रिपेल करेगा कि वो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास पीछे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। द गैसियस पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म। तो इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव आयंस बनेंगे एंड आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। और फिर इनको बच्चे सेपरेट कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। ये किस तरह से हम करते हैं, हम इसी टॉपिक में आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड देन रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ पीक्स। और फिर ये जो पूरे के पूरे सेपरेट हुए होते हैं, इस रिजल्ट को एक ग्राफ की शक्ल में, पीक्स की शक्ल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक हो गया, तो आपने याद रखना है कि इसके प्रिंसिपल में कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं। पहला वोलेटिलाइजेशन, मतलब कि इसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा आयोनाइजेशन, मतलब कि इससे आयंस, पॉजिटिव आयंस बनाए जाते हैं। तीसरा सेपरेशन, इसमें सेपरेशन की जाती है किस बेस पर बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। और फिर चौथा क्या आ जाता है, जो रिजल्ट्स होते हैं उनको पीक्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सो हियर आर दोज 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने और इन्हीं को अच्छे से ध्यान में रखना है जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमने ये कह दिया कि इसके रिजल्ट्स को हम पीक्स की फॉर्म में, इस तरह से ऐसे पीक्स आ रही पीक्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब ये देखिए बच्चे, ये आपके सामने एक क्या नजर आ रहा है, आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ को हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं मास स्पेक्ट्रम की। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज या डिफाइन मास स्पेक्ट्रम। तो कहते हैं एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट मास टू चार्ज इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड द रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस एज ऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। तो ये होता क्या है, मास स्पेक्ट्रम हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज रेशियो लेते हैं और वाई एक्सिस पर उसकी परसेंटेज अबंडेंस लेते हैं। और इस तरह से हमारे पास कुछ पीक्स आती हैं। इस ग्राफ को हम किसका नाम देते हैं बच्चे, मास स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें फर्स्ट आ जाती है एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। जो आपसे दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो पहली हमारे पास आ जाती है बच्चे, एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ वाज डिजाइन्ड टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये हमारे पास वो स्पेक्ट्रोमीटर था जिसमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है,
लेकिन इसमें याद रखिएगा कि हमें हमेशा किस फॉर्म में एलिमेंट को लेना होता था, गैसियस फॉर्म में ही लेना होता था। ठीक हो गया। अब सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी आ गई थी, देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब दूसरा हमारे पास आया था डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। दिस वाज डिजाइंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच वर अवेलेबल इन द सॉलिड स्टेट। अब इसका मेजर फंक्शन या डिफरेंस क्या आया था कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होते थे उनका मास भी हम लोग किसके जरिए यूज कर लेते थे, फाइंड कर लेते थे, डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए से फाइंड कर लेते थे। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हमें सिर्फ और सिर्फ गैस में लेना होता था और डेम्स्टर्स में हम सॉलिड वालों को भी उनका भी मास फाइंड आउट कर सकते थे। Great, moving towards working of स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें जैसे बच्चे हमने अभी देखा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वेपराइजेशन। तो द सब्सटेंस whose analysis for the separation of isotopes is required is converted into the vapor state। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास हमारी सब्सटेंस लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होगी तो सबसे पहले उसको वेपराइज किया जाता है, उसको किस फेज में कन्वर्ट किया जाता है बच्चे, गैस फेज में कन्वर्ट किया जाता है और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। द प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स इज केप्ट वेरी लो, दैट इज 10⁻⁶ to 10⁻⁷ टॉर। तो और यहाँ पर इस वेपराइजेशन चैम्बर में जो प्रेशर होता है उसको बहुत ही कम रखा जाता है, दैट इज 10⁻⁶ to 10⁻⁷ टॉर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या आ जाता है, आयोनाइजेशन। हमने कहा था कि हम पहले स्टेप में सॉलिड या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे में हम उससे क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। तो सेकंड चैम्बर जिसमें आयंस बनते हैं उसको आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। द वेपर्स आर अलाउड टू द आयोनाइजेशन चैम्बर, कि यहाँ पर जो हमारे पास वेपर्स बने थे ये वाले वेपर्स कहाँ पर जाते हैं फिर बच्चे, आयोनाइजेशन चैम्बर में जाते हैं। ठीक हो गया। Where fast moving electrons are thrown upon them, the atoms of isotopic elements present in the form of vapors are ionized। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे ये मेरे पास कोई भी X आइसोटॉप है, इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर वो क्या डालते हैं बच्चे, आर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी या हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बीम यहाँ पर डाली जाती है। तो ये इसके साथ जब आके इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती है तो इतनी स्ट्रॉन्ग कोलिजन होती है कि ये इसको यहाँ से रिपेल कर देती है, यहाँ से बाहर निकाल देती है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है तो पीछे जो हमारा एलिमेंट होता है उस पर चार्ज किया जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय यूजिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। So these positively charged ions of isotopes of an element have different masses depending upon the nature of the isotopes present in them. The positive ions of each isotope has its own mass to charge value। अब उन्होंने कहा कि जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं इनके क्या होते हैं, डिफरेंट मैसेज होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बच्चे, पॉजिटिव आयंस के डिफरेंट मैसेज होते हैं और इसी तरह से हर पॉजिटिव आयन की डिफरेंट हमारे पास क्या होगी, मैस टू चार्ज रेशो होगी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। सपोज कर लेते हैं बच्चे हम यहाँ पर कि हमारे पास है कार्बन का हमने ले लिया एलिमेंट। अब कार्बन के हमें पता है कितने आइसोटॉप्स होते हैं बच्चे, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक कार्बन 12, दूसरा हमारे पास क्या होता है कार्बन 13 और तीसरा हमारे पास क्या होता है कार्बन 14। ठीक है, अब ये कार्बन 12 है और ये हमारे पास कार्बन 13 है और ये हमारे पास क्या है कार्बन 14 है। इन तीनों के ऊपर हम यहाँ से क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के डालने की वजह से इन तीनों के हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी बच्चे, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये C12 का पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, ये C13 का पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, इसी तरह से ये हमारे पास क्या होगा C14 का पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा। अब
ये तो हमने देख लिया कि आपने देखा यहाँ पर तीनों जो आइसोटॉप्स हैं तीनों के मैसेज क्या हैं, डिफरेंट है। एक का 12 है, दूसरे का 13 है और तीसरे का क्या है बच्चे 14 है। अब ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि दे हैव डिफरेंट मैसेज। अगला पॉइंट हमारा क्या है, दे हैव डिफरेंट मैच टू चार्ज वैल्यूज। अब इसको देख लेते हैं कि ये हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। सो डिफरेंट मैच टू चार्ज वैल्यू अभी देखते हैं। अब देखें बच्चे, ये 14 हमारे पास इसका क्या था, मैच था, और चार्ज हमारे पास इस पर क्या आया हुआ है, ई, जो कि चार्ज को शो कर रहा है वो कितना है, +1 है। अब मैच टू चार्ज क्या होगा, 14/1, और 14 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास मैच टू चार्ज रेशियो क्या आएगी, 14 ही आएगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखो तो मैच कितना है बच्चे, 13 है, लेकिन अगर आप चार्ज देखो तो चार्ज यहाँ पर भी कितना है, 1 है, +1। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पर भी कितना हो गया, +1। तो यहाँ पर भी मैच टू चार्ज रेशियो हमारे पास क्या आएगी, 13/1, और वो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इधर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखोगे मैथ हमारे पास कितना है, 12। इसका चार्ज यहाँ पर आप देखो कितना है, +1। ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया, +1। अब इसकी मैथ टू चार्ज रेशियो हमारे पास कितनी आएगी, 12/1, तो आंसर हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ना सिर्फ इनके मैसेज डिफरेंट है बल्कि इन तीनों की मैथ टू चार्ज रेशियोज भी क्या है, डिफरेंट हैं। यही इन्होंने पीछे वाले पॉइंट में डिस्कस किया है कि द पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मैसेज। उनके मैसेज डिफरेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि C12 का मैस है 12, C13 का मैस है 13 और C14 का मैस है 14, depending upon the nature of the isotope present in them, and the positive ion of each isotope has its own mass to charge value। और इसी तरह से जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं उनकी mass to charge values भी डिफरेंट होती हैं, जो कि अभी मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल से कैलकुलेट करके भी दिखाई। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में बच्चे पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट किया जाता है, आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, मूव करवाया जाता है। तो देखते हैं किस तरह से इनको मूव करवाया जाता है। कहते हैं व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 to 2000 volts इज अप्लाइड बिटवीन परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, देन दीज पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स। In this way the ions are accelerated। अब यहाँ पर हम सोच लेते हैं कि यहाँ से हम अपना क्या एंटर कर रहे हैं बच्चे, कोई सैंपल एंटर कर रहे हैं, और इसको हम कह देंगे कि ये हमारा कौन सा चैम्बर है, वेपराइजेशन चैम्बर है। फिर यहाँ पर जाके मैं कहूंगी कि ये मेरा कौन सा चैम्बर है बच्चे, आयोनाइजेशन चैम्बर है, जहाँ पर क्या हो रही है, आयंस बन रहे हैं, पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं। ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर क्या बनेंगे, पॉजिटिव आयंस बनेंगे। फिर हम कहेंगे यहाँ आगे हमने जनाबे अली क्या लगाई हुई हैं, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगाई हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए लगाई गई है। ठीक है, तो ये एक प्लेट हो गई और ये एक प्लेट हो गई। इस प्लेट पर हम कहेंगे चार्ज कौन सा है बच्चे, नेगेटिव चार्ज है, और जनाबे अली इस प्लेट पर हमारे पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल चार्ज लगाया गया है 500 to 2000 वोल्ट, तो वो इन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मूव करवाएगा। अब पॉजिटिव आयंस हैं बच्चे, तो डेफिनेटली वो किधर को मूव करेंगे, किस तरफ को अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हुए वो आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव आयंस को आगे मूव करवाया या एक्सेलरेट करवाया by providing electrical charge और with the help of electrical plates। तो पॉजिटिव आयंस हमारे किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए बच्चे, हमारी इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, और इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए उन्होंने आगे को मूव किया या वो एक्सेलरेट। ये तो हमने देख लिया कि वो कैसे एक्सेलरेट हुए, कैसे आगे मूव किए। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या जाता है बच्चे, आयंस सेपरेशन। अब इन आयंस को सेपरेट कैसे किया जाता है। These ions are then allowed to pass through a strong magnetic field of strength H, which will separate them on the basis of their mass to charge values।
अब देखिए, याद रखिएगा दोनों के अलग अलग फंक्शन है। यहाँ हमने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की थी उसका फंक्शन क्या था, एक्सेलरेट करना, उन पॉजिटिव आयंस को आगे की तरफ मूव करवाना। जब वो आगे पहुंच गए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाद हम लोग क्या अप्लाई कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैं कह देती हूँ हमारे पास है वेपराइजेशन चैम्बर, यहाँ के बाद ये हमारे पास कौन सा चैम्बर है, आयोनाइजेशन चैम्बर, और इसके बाद हमने ये क्या लगा दी है बच्चे, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा दी हैं। और यहाँ पर जब पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होके आ गया है तो पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्लेट के पास आने के बाद फिर आगे यहाँ पर क्या लगाई जाती है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। ये मैंने क्या अप्लाई कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये सेपरेट करेगी आयंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यूज, ठीक है। तो अब हमने 4 सेक्शंस डिस्कस किए। वेपराइजेशन चैम्बर जो कि इसको वेपर्स में कन्वर्ट करेगा, गैस बनाएगा, आयोनाइजेशन चैम्बर जो कि इसकी आयोनाइजेशन करेगा, इसके पॉजिटिव आयंस बनाएगा। फिर हमने डिस्कस की बच्चे इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसको एक्सेलरेट करेगी, आगे की तरफ मूव करवाएगी। और फिर हमने डिस्कस की बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट करूंगी। और मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया बच्चे, इसने सेपरेट किया आयंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यूज, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द आयंस टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये देखें यहाँ मैंने थोड़ा कर्व भी शो कराया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आयंस को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, क्योंकि बच्चे ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अब प्रोवाइड करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। The ions of definite mass to charge values will move in the form of groups one after the other and fall on the electrometer. तो उन्होंने कहा कि आयन एक एक करके मूव करते जाएंगे और नीचे एक पड़ा होगा इलेक्ट्रोमीटर और उसके ऊपर फॉल करते जाएंगे, ठीक हो गया। सो दिस वाज अबाउट आयन सेपरेशन। इसको हम जरा और डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। अभी मैंने जैसे कहा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आयंस जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करके नीचे इलेक्ट्रोमीटर पर फॉल कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप कौन सा होता है। सो द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर मास टू चार्ज रेशियो इज m over e is equals to h square r square over 2e। अब यहाँ पर बच्चे h किसको शो कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, e किसको शो कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, r किसको शो कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो बच्चे ये अगर मेरे पास एक सर्कल है तो सर्कल के सेंटर से लेके उसके किनारे तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन रिलेशनशिप से देखा कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की दोनों फील्ड्स मिलकर मास टू जो आयंस होते हैं उनको सेपरेट आउट करने में हेल्प करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यूज। तो कह रहे बच्चे, स्मॉलर द मास टू चार्ज ऑफ एन आइसोटोप, स्मॉलर द रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि आयन का मास जितना छोटा होगा वो उतना छोटा रेडियस उसका होगा, मतलब वो उतना जल्दी नीचे गिर जाएगा, उतना छोटा सर्कल बनाएगा। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये जो ऊपर वाला आयन है ये सबसे छोटा है, ये वाला आयन, और फिर उससे बड़ा आयन है और फिर उससे बड़ा है। तो इसी तरह से अगर आप उनके सर्कल को देखें तो सबसे बड़े आयन का सर्कल सबसे बड़ा है, मतलब उसका रेडियस सबसे बड़ा है, और सबसे छोटे आयन का रेडियस सबसे क्या है, छोटा है, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन से भी देख सकते हो बच्चे कि मास टू चार्ज वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, मतलब के मास टू चार्ज रेशियो जितनी ज्यादा होगी रेडियस उतना ही बड़ा होगा, और मास टू चार्ज रेशियो जितनी कम होगी रेडियस उतना ही कम होगा।